हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया सब। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का आगे का टॉपिक, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैंने बताया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके अलावा सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये सब भी मैं बताऊंगा, इनके भी इक्वेशंस क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनसे क्वेश्चंस नहीं बनते, बहुत रेयर केस में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंटली आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़नी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। इनको अगर निचोड़ के अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, इनमें तीन या चार चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। इनका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है, उसके साथ साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से जो भी आता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रेट और टाइम ग्राफ, ठीक है, और उसके साथ साथ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, हाफ लाइफ के क्वेश्चंस, ठीक है, और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के क्वेश्चंस, फुल लाइफ भी कहीं कहीं बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी टाइम के साथ वेरिएशन हो रहा है, उस वेरिएशन को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, वो सारी चीज़ें जो कि मैं आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन की सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स भी, कभी कभी कोई एग्जाम्पल दे देता है। जैसे आप जो एग्ज़ाम देते हो ना, वो दो तरह का होता है, जिसमें MCQ बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं और थ्योरेटिकल, यानी ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनको एक्सप्लेन्ड वे में लिखना है, ठीक है। तो कभी कभी क्या करता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंट 4 ग्राफ दे देगा और ऑप्शंस में, और पूछेगा कि कौन सा इसमें से ग्राफ जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं पता है, अच्छे से आपने नहीं ग्राफ बनाया, देखा है, समझा है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। कभी कभी इक्वेशंस डायरेक्टली दे देता है, जो भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वही पकड़ के दे देगा, बताएगा, पूछेगा कि कौन से ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। बाकी यहाँ पे डेरिवेशन में बताने वाला हूँ, तो डेरिवेशन से आपको डरना नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है। डेरिवेशन की यहाँ पे नीड नहीं है, डेरिवेशन में बताऊंगा, लेकिन डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए केवल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी इस जर्नी को, हमारी इस वीडियो के जर्नी को। हम पढ़ने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा भाई, n की वैल्यू, यानी जो n हम दे रहे थे ना, रेट लॉ में n पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो देख के आओ, ठीक है। अगर देखी है तो आप जानते होंगे n, और n इज इक्वल टू, अगर ज़ीरो रख दिया जाए तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब उसी चीज़ को हमें अच्छे से यहाँ पे पढ़ना है और उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालना है। बट बिफोर दैट, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए। यहाँ पे मैंने फुल स्ट्रेटजी बताई है किस तरह से आपको परफॉर्म करना है। अगर अभी आपने बहुत सारी चीज़ें अपने मन में बैठा के रखी हैं कि अरे यार कैसे भी पास हो जाऊँ, या ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, तो उस चीज़ से हटिए, इस वीडियो को देखिए और अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। इन 4 मंथ में मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं, उन चीज़ों को अगर फॉलो करके चलते हो तो आप 98+, 99+, 95+ ला सकते हैं, इवन 100 ला सकते हैं। बस आपको फॉलो करना है, ठीक है, फॉलो करिए। अगर बेस्ट तरीके से करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप ला सकते हैं। बाकी हेल्प जो इसमें सरप्राइज़ है वो भी मैं करने ही वाला हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको हर जगह पे हेल्प करने वाला हूँ। समझ में क्लियर हुई? चलिए हमारे ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पे। ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या है? ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब है सिंपल सा कि n की वैल्यू, रेट लॉ में जो n आ रहा था ना, ठीक है, उस n की वैल्यू किसके इक्वल होगी? ज़ीरो के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी भाई? ज़ीरो के इक्वल होगी, ठीक है। यानी किसी भी रिएक्शन के लिए अगर n की वैल्यू, ठीक है, जो कंसंट्रेशन पे पावर्स आ रहे थे, उन पावर का सम अगर ज़ीरो के इक्वल हो जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ए है, ए डायरेक्टली क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। अब प्रोडक्ट बना रहा है तो यहाँ पे हमने उसके इसी के लिए रेट लॉ लिखा। रेट क्या लिखेंगे? रेट लॉ क्या कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब यहाँ जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो उसके पावर 0, ठीक है, उसके पावर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन सॉरी रिएक्टेंट एक ही है, ठीक है। तो x और y वाला तो सीन बनेगा नहीं, यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है तो x ही बनेगा, और x क्या है, x यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। यानी यहीं से जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो R इज इक्वल टू आ जाता है K A टू द पावर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 0, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो R इज इक्वल टू आ गया K, ठीक है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो गया, एक कांस्टेंट के। के को क्या कहते थे भाई, के को कहते थे रेट कांस्टेंट, क्या कहते थे, रेट कांस्टेंट कह रहे थे, ठीक है, कहते थे नहीं, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट, अब ये कांस्टेंट के इक्वल हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, यानी जो आपका 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा ना, उस 0 ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन जो हो रही होगी वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई रिएक्शन है, ठीक है, आपने मान लो 100 ग्राम लिया है, ठीक है, रिएक्टेंट लिया है, तो 100 ग्राम स्टार्टिंग में क्योंकि रिएक्शन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है, ठीक है। तो रिएक्शन फास्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होते जाती है वैसे वैसे जब कंसंट्रेशन कम हो रही है तो वो फास्टर जो रिएक्शन हो रही थी स्टार्टिंग में, अब वो धीरे धीरे स्लोअर डाउन होने लगती है। मतलब टाइम के साथ या कंसंट्रेशन के साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बट यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या है, इस केस में देखिए क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही है किस पे, कंसंट्रेशन पे, यानी कंसंट्रेशन का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। कंसंट्रेशन अगर चेंज हो रही है टाइम के साथ, ठीक है ना, वैसे तो चेंज होगी, ठीक है, चेंज तो होगी क्योंकि कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो जब प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है तो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे इसका कोई असर नहीं है। मतलब जो स्टार्टिंग में स्पीड रहा होगा वही लास्ट तक रहेगा, जब रिएक्टेंट खत्म हो रहा है तब तक। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो वही कह रहा है, यानी कि मैं यहाँ पे लाइन नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है कि दिस इंडिकेट्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर हुई, बातें समझ में आई, ठीक है। यही चीज़ है 0 ऑर्डर काइनेटिक्स। अब इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो आता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 0 ऑर्डर काइनेटिक्स समझ गए, किसी भी रिएक्शन का आप 0 ऑर्डर काइनेटिक्स आप आराम से लिख सकते हैं भाई। मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि a प्लस एक्स और ये दोनों मिलके ax बना रहे हैं और ये रिएक्शन 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो हम इसका रेट लॉ लिख के बताओ, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर 0 कंसंट्रेशन ऑफ x टू द पावर 0, बस सिंपल 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे कंसंट्रेशन ये दोनों कट जाएंगे तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, ठीक है। यानी कंसंट्रेशन से कोई मतलब ही नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन का। समझ में आई, अभी फर्स्ट ऑर्डर में होगा मतलब होगा, ये नहीं है कि यहीं यहाँ पे नहीं है तो कहीं नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर में आओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी कि इस पे कंसंट्रेशन पे, जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा और कम होता है। समझ में क्लियर हुई। तो अब आते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यहाँ पे डेरिवेशन है और डेरिवेशन को मैं सॉल्व करके आपको दिखाने वाला है। बट बिफोर दैट हम यहाँ पे करेंगे एक बायो वालों के लिए, वैसे मैथ्स वाले आराम से इंटीग्रेशन जानते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन बायो वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले यहाँ पे लेके आया हूँ और उन बेसिक फॉर्मूलों को मैं बता देता हूँ आपको, जिससे कि आप उन बेसिक फॉर्मूला का हेल्प करके, क्योंकि जब मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बता रहा हूँ, डेरिवेशन लगा रहा हूँ, तो वो फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये कहाँ से आ गया, ये कैसे कर रहे हो। तो फॉर्मूला पहले याद कर लो, देख लो, उसके बाद हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे आते हैं, वहाँ पे समझाते हैं चीज़ों को, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला, ठीक है भाई। अगर फिजिक्स में पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो फिर यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला, मान लीजिए पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, ऐसे लगाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए 1 dx लिखा है,
कभी भी इंटीग्रेशन कर रहे हो तो किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो डायरेक्टली क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। 1 है तो 1 बाहर हो गया, ठीक है। किसी भी और यहाँ पे इंटीग्रेशन बचा dx का। जब भी किसी dx का d वाले का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके बगल में d के बगल में जो भी लिखा होता है वही इंटीग्रेट होके आ जाता है, और उसके बाद हम लगाते हैं एक कांस्टेंट c ऐड करते हैं। जब भी इंटीग्रेशन करोगे तो एक कांस्टेंट आफ्टर द, जब आंसर उसका आ गया है तो वहाँ पे आपको एक c यानी कांस्टेंट ऐड करना है, ठीक है, हमेशा ऐड करना है, ठीक है, c, ठीक। और उसके बाद मान लीजिए x टू द पावर यहाँ पे n आ गया और इसका dx कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसका dx कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी किसी टर्म के पावर कुछ दिया है और वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, वेरी कर रहा है, ठीक है, तो वेरिएबल है तो उसके पावर को हम क्या करेंगे, 1 पावर में 1 ऐड कर देंगे और जितना आएगा टोटल पावर 1 ऐड करने के बाद उससे हम डिवाइड कर देते हैं, प्लस c लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x अगर लिख दिया मैंने, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा होता है log mod ऑफ x प्लस c, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। फोर्थ, ठीक, मान लीजिए अगर कोई कांस्टेंट है k का dx के साथ हम क्या करा रहे हैं, इंटीग्रेशन करा, ठीक है। तो k कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, k मान लो वही रेट कांस्टेंट, ठीक है, और dx का केवल इंटीग्रेशन होगा, जो वेरिएबल होगा उसी का इंटीग्रेशन होगा, और वेरिएबल का जब इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पे kx प्लस c ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं। मैं एक और फॉर्मूला है 5वां और एक बता देता हूँ। मान लो कोई इंटीग्रेशन किसी का दे दिया, ठीक है, मान लो dx का ही दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि इसका रेंज दे दिया कि ये वेरिएशन हो रहा है ना, इसका चेंज हो रहा है, तो इसका रेंज दे दिया कि x1 से ये x2 तक क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इस dx का इंटीग्रेशन भाई अभी बताया कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ठीक है, तो x लिख लीजिए। उसके बाद इसको कहते हैं, नीचे वाले को कहते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाले को कहते हैं अपर लिमिट, ठीक है। तो अपर लिमिट को ऊपर और लोअर लिमिट को नीचे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं। इंटीग्रेशन के बाद फिर क्या करते हैं, फाइनल आंसर के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया जाता है। तो अपर लिमिट x2 माइनस x1, ठीक है। जब भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगी तब यहाँ पे c इंटीग्रेशन के बाद c की वैल्यू नहीं आती है, याद रखिएगा। जब इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन करने पे यहाँ पे रेंज ना दिया हो, लिमिट ना दी हो, तब वहाँ पे हम c लगाते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये कुछ रूल्स हैं, ये सिंपल से फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, करेंगे अभी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में, इसीलिए मैंने पहले ही आपको इसको बता दिया। अब इन फॉर्मूला को आपको याद कर लेना, ठीक है, सिंपली इन फॉर्मूले का ही यूज़ करने वाला हूँ आगे, ठीक है, समझ में आए। तो आए अपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो इसके लिए मैं कर लेता हूँ एक रिएक्शन कंसिडर। मान लीजिए ए है और वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है भाई, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो कुछ भाई चेंजेस आ रहे होंगे, रिएक्शन हो रही होगी। तो मान लीजिए t 0 सेकेंड की बात, यानी अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो उस टाइम पे ए का जो अमाउंट इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो मान लीजिए A0 है, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो अभी बना नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा भी खत्म ही नहीं हुआ है। अब मान लीजिए कि t थोड़ा सा टाइम बढ़ गया, t सेकेंड्स तक इसका कुछ पार्ट क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, यानी ए से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो कितना कन्वर्ट हुआ, मान लीजिए फाइनल जो अभी बचा हुआ है रिमेनिंग अमाउंट वो ए है, तो कितना कन्वर्ट हुआ होगा, A0 माइनस ए, इतना कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है। ये फाइनल अमाउंट है, ए जो मैंने लिखा है ये फाइनल है, यानी जो बचा है यहाँ पे रिमेनिंग वाला, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो मान लीजिए t सेकेंड्स पे इतना हो गया, ठीक। अब इसी के लिए मैं रेट लॉ लिख देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या कहता है भाई कि पहली चीज़ तो ये रिएक्शन जो है वो हम बताए हैं क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो R क्या होगा, R इज इक्वल टू आ जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0, ठीक है, यानी R इज इक्वल टू आ जाएगा K, ठीक है। ये पहली इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। कौन सी इक्वेशन, पहली इक्वेशन मान लिया, ठीक है, समझ में आ रही बात।
देख रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, अच्छा आपको याद होगा कि हमने एक और रिएक्शन बताई थी, एक और इक्वेशन बताया था, रेट का फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था भाई, याद है? नहीं याद आ रहा है? ठीक है, मैं याद दिलाता हूँ। रेट का फॉर्मूला हमने बताया था कि रेट इज इक्वल टू होता है माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी रिएक्टेंट चेंज इन टाइम विथ चेंज इन टाइम, बताया था। ये याद आया? याद आया कि नहीं भाई? स्टार्टिंग में ही बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इससे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मान लो इसको दूसरा इक्वेशन, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि फ्रॉम पहला एंड दूसरा, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, हमें क्या मिल जाएगा कि भाई आर दोनों लेफ्ट साइड दोनों इक्वल हैं तो राइट साइड को इक्वल कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू हमारी माइनस डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी आ जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया भाई? कर दो भाई, नहीं समझ सॉरी कर दीजिए यहाँ पे dt। ठीक है, क्लियर हुई? अब देखो, छोटे बच्चे हो गए हो तुम लोग हैं, छोटी छोटी चीज़ें नहीं समझ में आती। डी ए इज इक्वल टू हो गया, ठीक है, यहाँ पे k इंटू डी टी रख दिया, ठीक, माइनस को इधर कर देते हैं तो डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा, हाँ डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के डी टी। ठीक है, अब इसी को मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा। किसको इंटीग्रेट करूँगा भाई? इसी को इंटीग्रेट करने वाला हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, ये इक्वेशन कहाँ से आया पता चला ना? कैसे मैं क्या किया हूँ, बस रेट लॉ लगाया हूँ। रेट लॉ में हम जान रहे थे कि रेट लॉ की ये वैल्यू आई है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमने कहाँ से लिखा है, हम रेट को और किस तरीके से लिख सकते थे किसी भी रिएक्शन के लिए, इस तरीके से। तो रेट को उस तरीके से लिखा, दोनों को एक साथ इक्वेट किया और फिर यहाँ पर इक्वेशन आई डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इसी को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ध्यान से देखिएगा कि अब हमारे पास इक्वेशन क्या था कि डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक है, यही इक्वेशन था। अब इसी इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन लगा के, हमने लगाया इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन लगेगा तो हमने बताया था माइनस बाहर हो जाएगा, के भी कि आप कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे रेंज लगा सकते हैं। क्या रेंज था भाई? रेंज अभी देखा है आपने कि यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट है वो टी टाइम पे, ठीक है, रिएक्टेंट टी यानी टी टाइम पे ए हो गया है, लेकिन स्टार्टिंग में कितना था? ए नॉट था, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट से टाइम जैसे जैसे चेंज हुआ है वैसे वैसे वो ए नॉट से ए में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं? ठीक है, तो वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो रही है? वेरिएशन हो रही है फ्रॉम ए टू ए नॉट। हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए नॉट से कन्वर्ट कहाँ किस में हुआ है? ए में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं? ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हुआ है? यहाँ पे टाइम वेरी कर रहा है, तो टाइम कितना था? टाइम जीरो टाइम से, ठीक है, जीरो से भाई ए नॉट देख लो, सामने सामने लिखा जा रहा है भाई। ए नॉट जब था तो जीरो टाइम था, ठीक है, ए जब हुआ तो टाइम कितना हो गया? टी टाइम हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, यानी इंटीग्रेशन, फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए फ्रॉम ए नॉट टू ए, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी, और ये कहाँ से? जीरो से टी टाइम तक। ठीक है, देख लो वेरी कर रहा है, टी टाइम पे ए हो गया और जीरो टाइम पे क्या था? ए नॉट था। ठीक है, अब देखिए ए का डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है? डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो रहा था, तो डी ए का इंटीग्रेशन ए होगा। ठीक है, तो ए रख दिए। अच्छा, यहाँ लिमिट दी है तो लिमिट सीधे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैंने बोला था लिख दीजिए। ठीक है, तो ए नॉट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, और यहाँ पे जीरो से टी टाइम तक चेंज हो रहा है, के बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, लेकिन इसमें भी लिमिट लगी है तो यहाँ पे ये किससे वैरी करेगा? जीरो से टी टाइम तक वैरी करेगा। ठीक है, अब फाइनल आंसर के लिए क्या होता है? फाइनल आंसर कहता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है? ए, माइनस लोअर लिमिट क्या है? ए नॉट, इज इक्वल टू माइनस के, अपर लिमिट क्या है? टी, टी माइनस जीरो टी ही होगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाती है पहली, या फाइनल इक्वेशन कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन।
ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू 0 के लिए हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये बन जाती है। अब इसी इक्वेशन को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा अपने तरीके से लिख देते हैं। जैसे इस इक्वेशन को क्या कहेगा, a नॉट को इधर कर दो तो a इज इक्वल टू, फॉर्मूला बन जाएगा a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस a नॉट, ठीक है, ये भी फॉर्मूला बन सकता है। या फिर आप क्या कर दीजिए, माइनस को उधर कर दीजिए तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन सकता है t इज इक्वल टू, ठीक है, के टी, ठीक है, के टी इज इक्वल टू माइनस उधर जाएगा तो a नॉट माइनस a, ठीक है, ये बन जाएगा। और यहाँ से लिख सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू a नॉट माइनस a अपॉन k लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर k इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला क्या बन सकता है, k इज इक्वल टू a नॉट माइनस a अपॉन t बन सकता है। किसी भी तरह से लिखो, बस इक्वेशन क्या हो रही है, ये सभी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ही हैं, ठीक है, ये सभी वही हैं, ठीक है। ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, जितने मैं ये डब्बे बनाया हूँ ये किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन फाइनल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यही होता है। समझ में आया, क्लियर हुई, हाँ, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है, समझ में आ गया। अब देखिए, अगर मैं लेट कर लिया कि लेट द टाइम, ठीक है, ये पहली वाली इक्वेशन या इसी इक्वेशन में रख लो, ठीक है, जब हमने टाइम को, ठीक है, टाइम मान लीजिए 0 कर लिया, टाइम 0 करोगे तो अच्छा टाइम 0 कर लोगे तो लेट द टाइम, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, 0 सेकेंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 सेकेंड पे हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा कि a, ठीक है, माइनस a नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस k इंटू 0, ठीक है। जब k इंटू 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू, ये इधर 0 हो गया, यानी a नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा a, आ जाएगा, समझ में आ रही बात, a नॉट इज इक्वल टू a आ जाएगा। ये देखो, ये मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ, इतना बस यहाँ पे सॉल्व, देखिए कहीं कहीं ये क्या करते हैं, 0 पे, वही मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो रिमेनिंग वाला था ना, ठीक है, ये इक्वेशन हमारा पूरा वही है कि ये बता रहा है कि जब हम ये a क्या मान रहे थे, रिमेनिंग, फाइनल जो कंसंट्रेशन थी वही मान रहे थे, ठीक है। तो 0 टाइम पे फाइनल कंसंट्रेशन हमारी किसके इक्वल है, इनिशियल कंसंट्रेशन के, यानी अभी खत्म, कुछ भी थोड़ा सा भी खत्म नहीं हुआ है। समझ में आ रही बात, ये उसी बात को प्रूव कर रहा है केवल, सिंपल, इसका कोई मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको लिखा हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, यानी कि ये इक्वेशन, ये चारों इक्वेशन में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। 4 इक्वेशन, इन चारों इक्वेशन में से चाहे ये यूज करो, ठीक है, चाहे ये यूज करो, चाहे ये यूज करो, चाहे ये यूज करो, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला जब, अच्छा मान लो अभी कह दे कि ये कब यूज होगा, मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी, फाइनल कंसंट्रेशन दे दी, के की वैल्यू दे दिया, कह रहा है टाइम बताओ कि ये फाइनल कंसंट्रेशन पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ठीक है, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी थी, अब फाइनल कंसंट्रेशन इतनी हो गई है और के की वैल्यू इतनी है, बताओ कितना टाइम लगेगा। तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। टाइम दे दिया, कह रहा है यहाँ से इस कंसंट्रेशन से इस कंसंट्रेशन तक, ठीक है, इनिशियल से इतने कंसंट्रेशन तक चेंज होने में इतना टाइम लग रहा है, और बताइए के की वैल्यू क्या होगी, तो ये इक्वेशन लगा दो, ठीक है, समझ में आया। तो कोई भी इक्वेशन आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से लगा सकते हैं। समझ में आया, क्लियर हुई, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है भाई। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना, सीधे सीधे अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो 4 ग्राफ आपको बना के दे दिए जाएंगे और पूछेगा कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये ग्राफ है, ठीक है। तो अभी हम ग्राफ बना रहे हैं 2 चीज़ों के बीच में, रेट और टाइम के बीच में, ठीक है। किसके बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। देखना चाह रहे हैं कि भाई जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है, टाइम के साथ।
तो आपने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन भाई कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था। अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था। कंसंट्रेशन पे जब नहीं डिपेंड कर रहा है तो टाइम पे डिपेंड कैसे करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए इसका ग्राफ जो बनता है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है, यानी नो वेरिएशन, कोई चेंज ही नहीं होगा। स्टार्टिंग में जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वही लास्ट में भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन मिलेगी। ठीक है, इसलिए हमेशा इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है, ऐसे सीधे चला जाएगा। ठीक है, नो चेंज। क्लियर हुई? ठीक है, तो ये रेट ऑफ ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का है। फर्स्ट ऑर्डर में बदल जाएगा भाई, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर में जैसे ही आप फर्स्ट, ये जीरो ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स या जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में याद रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच हमेशा विदाउट वेरिएशन वाला ग्राफ बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में दिखाएंगे कैसे चेंज हो रहा है। समझ में एक और ग्राफ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, और वो ग्राफ है कंसंट्रेशन ऑफ। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ, भाई हम यहाँ पे पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख लेते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या था, a माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, यही था। ठीक है, यही था ना, अरे देख लो पीछे जाके थोड़ा सा, यही था। ठीक है, अब इसी ग्राफ को, इसी को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसी को मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहा हूँ इसी का, बट किसके किसके बीच, ए नॉट सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ ए और टाइम के बीच, टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ ए का किस तरह वेरिएशन हो रहा है, चेंजेस क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे थोड़ा सा लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू, ए नॉट को उधर भेज दे तो माइनस के टी और प्लस यहाँ पे ए नॉट लिख दें। ठीक है, क्या ये इक्वेशन थोड़ी थोड़ी इस तरह से लग रही है? वाई एक्सिस पे भाई ए है कंसंट्रेशन जो वेरी कर रहा है, ए नॉट कांस्टेंट है ही। ठीक है भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रहेगी ना, वो तो फिक्स है। ठीक है, तो वो फिक्स है, सी कांस्टेंट। ठीक है, टी टाइम वेरिएशन वेरी कर रहा है, एक्स एक्सिस पे है, और एम क्या हो गया, स्लोप हो गया। ठीक है, और स्लोप यहाँ पे जो स्लोप है वो कैसा है, निगेटिव स्लोप इज। ठीक है, स्लोप हो लिख दिया मैं, स्लोप इज निगेटिव। ठीक है, निगेटिव हियर, तो यहाँ पे जब स्लोप निगेटिव है, ठीक है ध्यान से देखिए, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के दिया है, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ग्राफ आपका एक तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों बनेगा भाई, क्योंकि ए जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन तो बननी है, लेकिन स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी भाई, निगेटिव जा रहा है यानी घटेगा। ठीक है, घटेगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, घटेगा। और यहाँ पे ये ए इंटरसेप्ट भी है, ए नॉट, यानी एक जगह पे जीरो टाइम पे उसकी कंसंट्रेशन कुछ रही होगी, ए नॉट रही होगी भाई, जीरो टाइम पे ही तो था। अभी यहाँ पे देखा है, अभी छोटा सा ये सॉल्व किया था, याद दिख रहा है, ये छोटा सा, ये जिसकी मैंने कहा जरूरत नहीं है, तो टी जीरो टाइम पे एक किसके इक्वल था, ए नॉट के, यहीं के लिए यूज की, यहीं यहाँ पे यूज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ए नॉट, अब इस ए नॉट से हमें कहाँ जाना है, ठीक है, स्लोप बनाना है, और स्लोप कैसा होना चाहिए, निगेटिव। तो निगेटिव स्लोप, देखो पॉजिटिव स्लोप हमेशा ऐसे बनता है। ठीक है, जब भी निगेटिव स्लोप हो तो वो कैसे होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस के जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे होगा स्लोप आपका, समझ में आ रही बात। यानी टाइम के साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है वो वेरी कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। ये निगेटिव स्लोप को यानी माइनस के को रिप्रेजेंट करेगा, समझ में। ठीक है, तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनता है किसके केस में, जब हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, और टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच ग्राफ बनाते हैं। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। और ये ए नॉट क्या है, इंटरसेप्ट है, इसको इंटरसेप्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। ठीक है, याद रखिएगा, तो इंटरसेप्ट बोला जाता है। इस तरह से आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। समझ में आई, क्लियर हुई बातें, कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है, नहीं है ना भाई, हैं। चलें आगे बढ़े, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में, यही दो ग्राफ पूछे जाएंगे यहाँ से।
इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से 2 ही ग्राफ पूछे जाएंगे, लेकिन इक्वेशन आपको याद रखनी है, चाहे जो इक्वेशन याद कर लो, ठीक है, एक याद कर लो, उससे बना लोगे ये सारे, ठीक है। ये इसीलिए मैंने चारों बताए, अलग अलग बता दिया, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन आते हैं तो आप तुरंत पुट करके उनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। क्लियर हुई? इसलिए मैंने बता भी दिया है कि कहाँ कहाँ पे यूज होगा, ठीक। अब आते हैं हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सॉल्व कर लिया, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि सिंपली जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो 50% हो जाए, उस टाइम को हाफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। द टाइम एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स 50% ऑफ इटसेल्फ, जितना आपने इनिशियल बिकम्स 50% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन का 50% अगर कंप्लीट हो जा रहा है तो वो रिएक्शन, या फिर कह सकते हो कि रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जा रही है, तो उस टाइम को कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या होगी, ठीक है। तो वही चीज़ें हमें यहाँ पे निकालनी है, एक इक्वेशन निकालना है। अब इक्वेशन निकाल के देख लेते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए अभी रिएक्शन क्या लिया था कि ए से भाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, प्रोडक्ट में, ठीक है, प्रोडक्ट में भाई, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में। तो t इज इक्वल टू मान लीजिए 0 सेकेंड था, तो यहाँ पे अभी हाँ आपका कंसंट्रेशन कितना था, A0, ये प्रोडक्ट 0 था। t इज इक्वल टू, अब आपने ले लिया हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को t ऐसे हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, t लिखेंगे फिर उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में हाफ लिख देंगे, ठीक है। और t हाफ पे क्या होगा भाई, हमने क्या कहा कि वो टाइम हाफ टाइम या हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, हाफ लाइफ या हाफ लाइफ टाइम क्या होता है कि 50%, जब वो टाइम जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 50% हो जाए उसके इनिशियल की। तो वही इनिशियली कितना था, A0, 50% होने में क्या लगेगा, A0/2, यानी अब रिमेनिंग जो बचेगा, भाई यहाँ रिमेनिंग ही लिखते हैं, और रिमेनिंग कितना बचेगा, A0/2 ही तो बचेगा, सॉरी, ठीक है, A0/2 बचेगा। तो वही तो लिखा, हाँ, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है, ठीक है। अभी A0/2 ये बचा है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ठीक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सॉल्व बनाया था। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कहता है A इज इक्वल टू -KT प्लस A0, ये ठीक है, ये भी कहता है, या फिर ए भी कहता है कि A इज इक्वल टू, सॉरी, या फिर ये भी कहता है कि A, हाँ ये भी कहता है, ये भी तो है, या फिर ये कहता है कि A माइनस A0 इज इक्वल टू -KT, ठीक है, ये भी कहता है। और क्या कहता है, ये भी कहता है कि T इज इक्वल टू A माइनस A0 अपॉन K, ये भी तो कहता है, हाँ कहता है कि नहीं। क्लियर हुई बात, नहीं हुई, नहीं हुई, कोई दिक्कत परेशानी किसी को है, नहीं है, चलिए। तो मैं अब यहाँ पे वही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देख लो भाई, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है A0/2, तो A0/2 की वैल्यू यहाँ रख दो, A0/2 माइनस A0 इज इक्वल टू -K, और ये T से T नहीं रहेगा, T हाफ हो जाएगा, ठीक है, T हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये हाफ है, इसमें से उसका 1 पार्ट माइनस करोगे तो -A0/2 आएगा इज इक्वल टू -K, T हाफ आएगा कि नहीं आएगा सर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 को T हाफ निकालना है, तो T हाफ निकालने के लिए क्या करेंगे, T हाफ इज इक्वल टू, ठीक है, A0 अपॉन 2K, ठीक है, A0 अपॉन 2K, ठीक है, समझ में आया, देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से हमारी हाफ लाइफ यहाँ पे क्या निकल गई, हमारी हाफ लाइफ निकल गई, कितनी निकली भाई, हमारी हाफ लाइफ निकली है, इसको थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूँ मैं, सबसे वही इक्वेशन आएगा, सबसे जिससे भी निकालोगे सबसे वही इक्वेशन, जो इक्वेशन यहाँ पे ये सब आई है ना,
ये वाली इक्वेशन, यही दोनों से, इनसे भी आएगी और इससे भी वही इक्वेशन आई है, ठीक है, कहीं से भी सॉल्व करें वही एक ही इक्वेशन तो है, ठीक है, यही आएगा। और टी हाफ कितना आया है, टी हाफ आया है ए नॉट बाई 2k। अच्छा यहाँ पे ए नॉट लिखा भी टी हाफ में, यानी जो आपकी जो आपका हाफ किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ होगा ना फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो डिपेंड करेगा कि आप उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है। इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा तो हाफ लाइफ ज़्यादा, इनिशियल कंसंट्रेशन कम तो हाफ लाइफ कम। आप सोचेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखो ना नीचे क्या है 2k, 2k मतलब k रिएक्शन रेट कांस्टेंट है और 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो दोनों कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट को हटा के आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकते हैं कि नहीं, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाओगे तो यानी कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए नॉट के, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन के, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा तो हाफ लाइफ ज़्यादा, इनिशियल कंसंट्रेशन कम तो हाफ लाइफ कम। समझ में आया, क्लियर हुई, ये है हाफ लाइफ, क्लियर हुई, कोई दिक्कत परेशानी। अच्छा यहीं पे फुल लाइफ भी लगा लेते हैं, फुल लाइफ भी कर लें वही हैं। फुल लाइफ क्या होगा कि जब ये फुल लाइफ क्या होगा, फुल लाइफ को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं t0 से। फुल लाइफ का मतलब खत्म हो गया सब खत्म, हेलो टाटा बाय बाय हैं, टाटा खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। t0 का मतलब सबसे वो, ठीक है, यानी टाइम अब t0 पे पहुंच गया है, t0 सेकंड पे, एकदम फुल लाइफ, फुल लाइफ टाइम, ठीक है। तो फुल लाइफ पे क्या होगा कि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाएगी 0 और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो जाएगी ए नॉट, यानी वो पूरा जो भी बनना है, जितना भी ग्राम बनना है, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इनिशियल हमारी फाइनल कंसंट्रेशन हो गई 0, ठीक है। हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या था, ये फुल लाइफ बता रहा हूं मैं, ठीक है, फुल लाइफ। तो हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या था, हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था ए नॉट माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, यही तो था। अब फुल लाइफ लगी तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी नॉट हो जाएगा, क्योंकि फुल लाइफ हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे टी फुल लाइफ की टी इज इक्वल टू आ जाएगा ए नॉट अपॉन के। अच्छा कुछ दिख रहा है फुल लाइफ और हाफ लाइफ में, कुछ सिमिलैरिटी आ रही है क्या? हाँ सर सिमिलैरिटी तो आ रही है। क्या सिमिलैरिटी आ रही है? ये बस हाफ लाइफ को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो फुल लाइफ आ जाएगी, यानी कि किसी भी रिएक्शन जो हाफ ऑर्डर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, उसको जितना टाइम लगेगा फर्स्ट हाफ कंप्लीट करने में, उतना ही टाइम लगेगा सेकंड हाफ कंप्लीट करने में। समझ में आया? क्लियर हुई बातें? और यही सब तो बता रहा है कि रेट कांस्टेंट है, रेट आराम से चल रहा है, एकदम मजे लेते हुए चल रहा है, टाइम के साथ कोई वेरिएशन नहीं हो रही है उसकी, ठीक है। अभी ग्राफ आपने देखा है, टाइम के साथ कोई वेरिएशन नहीं हो रही है। समझ में आया? क्लियर हुई? चलिए, तो ये चीज़ें थी इनसे, हाफ लाइफ से और फुल लाइफ। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? डायरेक्ट क्या करेगा, आपको एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देगा, कहेगा एक रिएक्शन देगा, कहेगा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, या फिर उसमें के की वैल्यू दे देगा। के की वैल्यू में जो यूनिट होगी उस यूनिट से आप पता लगा लेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे आना है, उसमें बोलेगा कि हाफ लाइफ का आपको कैलकुलेट करनी है। इनिशियल कंसंट्रेशन दिया होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन रखिए, के की वैल्यू रखिए, डायरेक्ट हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लीजिए। समझ में आया? क्लियर हुई? आगे बढ़े, चलिए। एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन, जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, जैसे H2 + Cl2, इनकी रिएक्शन HNO के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके 2HCl बनाते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। अगर इसके लिए रेट लॉ लिखा जाएगा तो रेट इज इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 0, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 टू द पावर 0, ठीक है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, जैसे 2NH3
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 का जब डिकम्पोजिशन होता है 1130 केल्विन के अराउंड ऐसे, ठीक है, पीटी के प्रेजेंस में, ये हमेशा मेटल सर्फेसिस पे जो डिकम्पोजिशन होते हैं उनमें जनरली होता है। वो ज़्यादातर वो सभी रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट होगा? Na2 + 3H2 में, ठीक है, नट, ठीक है। R = K कंसंट्रेशन ऑफ NH3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 0 पावर 0 पावर क्यों लगा रहा हूँ भाई? 0 पावर इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये सभी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं। समझ में आ रही बात? किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा HI ले लीजिए। HI का भी आई थिंक AU के प्रेजेंस में, ठीक है, AU के सरफेस पे हीट कर दिया जाता है 2HIO, तो ये बन जाता है हाइड्रोजन प्लस I2 आयोडीन, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, जो एक्चुअल में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल हैं। अब देखो, इनको याद ही करना पड़ेगा, इनका और कुछ तरीका नहीं है, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है और वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। उसके अलावा किसी भी तरीके से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि किस रिएक्शन की ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, विदाउट, ठीक है, थ्योरेटिकली डिफाइन नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली ही कर सकते हैं। तो ये सभी रिएक्शंस कैसे आई हैं? एक्सपेरिमेंटल डेटा से, ठीक है। ये पता लगाया गया कि हाँ ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए हमको ये याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। समझ में? ठीक है, तो यहाँ तक की थी हमारी जर्नी। प्रीवियस वीडियो जो आई है, कैसे आप स्कोर कर सकते हैं, अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं 12th क्लास केमिस्ट्री में, उसको ज़रूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, ठीक है। और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। वही लास्ट में एक ही चीज़, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप में बिलीव करो। 4 महीने बचे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर लो, बहुत कुछ अचीव कर लोगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक